अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज हम नॉन मुस्लिम्स के एक ऐसे एतराज़ को आंसर करने वाले हैं जिसको ये लोग सुबह शाम उछालते हैं और बोलते हैं कि जी देखो, कुरान ने एंड रसूल अल्लाह ने तो औरतों को आधी अकल वाली कहा या कम अकल कहा, जबकि रिसर्चेज में तो पाया गया है कि एक मर्द और औरत दोनों सेम हैं, इक्वल हैं। एंड इसके रिस्पॉन्स में कुछ मुस्लिम्स ऐसी स्टडीज़ दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है कि वुमेंस मर्दों से बेटर नहीं है बल्कि मर्द बेटर हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं भी स्टडीज़ दिखाकर ये ही साबित करने जा रहा हूं कि औरतों में दिमाग वाकई कम होता है, तो आप गलत हैं। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है और कौन नहीं, बल्कि हदीस में एक्चुअल में क्या लिखा है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, इस हदीस को आप लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझते हो, लेकिन ये हदीस बहुत सिंपल है। तो सही बुखारी 304 नंबर हदीस में मौजूद है, जिसमें रसूल अल्लाह ये बता रहे हैं कि औरतों के लिए दीन में अल्लाह ने कितनी आसानी कर रखी है। तो ये हदीस आप पूरी पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि रसूल अल्लाह औरतों की फिक्र में ये बता रहे हैं कि अल्लाह ने उनके लिए दीन का एंड अकल का बोझ कम रखा है। यानी औरतों को दीन में बेनिफिट है एंड उसके बावजूद वो लान तान करती हैं, नाशुक्रापन करती हैं। जहां तक बात रही औरतें जहन्नुम में ज्यादा होंगी, तो दूसरी हदीस में अल्फाज हैं औरतें जन्नत में भी ज्यादा होंगी, और औरतें जहन्नुम में भी ज्यादा होंगी और जन्नत में भी ज्यादा होंगी। दोनों में ज्यादा औरतें होंगी क्योंकि अल्लाह ने औरतों को ही ज्यादा बनाया है। खैर, तो इस हदीस में अल्फाज हैं ना कि सती अक्लिन व दीन। अब इसको ऐसे ट्रांसलेट किया जाता है कि जैसे रसूल अल्लाह यहाँ औरतों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। वैसे तो इसकी ये ट्रांसलेशन सही नहीं है, लेकिन अभी हम इसी को लेके चलते हैं। आप कॉन्टेक्स्ट से ही समझ जाएंगे कि इस हदीस में बताया जा रहा है कि अल्लाह ने औरतों पर दीन का बोझ कम डाला है। जैसे औरतों के पीरियड्स में औरतों के लिए नमाज माफ है एंड मर्दों के लिए कहीं पर भी नमाज माफ नहीं है। ये रूलिंग सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए है। और तो और औरतों के पीरियड में रोजे भी माफ हैं, वो बाद में रोजे मुकम्मल कर सकती हैं उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से। ऐसी कोई रूलिंग मर्दों के लिए नहीं है। तो रसूल अल्लाह ने ये सब बताने के बाद कहा ये औरतों की रिलीजन में कमी है, यानी अल्लाह ने औरतों के शरीर की बनावट को देखकर उनके लिए दीन में आसानी कर दी और नमाज और रोजे माफ कर दिए, जबकि मर्दों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको रसूल अल्लाह ने दीन की कमी कहा, यानी अल्लाह ने ये आसानी सिर्फ और सिर्फ औरतों को दी है। और उसी तरह अकल के बारे में भी रसूल अल्लाह कोई डेरोगेटरी चीज नहीं बोल रहे थे, बल्कि वो फायदा बता रहे थे। जैसे उनके दीन का नुकसान क्या बताया गया है इस हदीस में? औरतों के दीन का नुकसान ये है कि उनके नमाज रोजे माफ हैं पीरियड्स में, यानी ये फायदा है औरतों का। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पीरियड्स में औरतें कई हार्मोनल चेंजेस से परेशानियों से गुजरती हैं, तो अल्लाह ने औरतों के लिए नमाज रोजों में आसानी कर दी उनके लिए। तो ये फायदा बताया जा रहा है इस हदीस में। जैसे रिलीजन की कमी कोई डेरोगेटरी चीज नहीं बोली थी रसूल अल्लाह ने, ठीक उसी तरह यहां भी जो अकल के नुकसान का जिक्र है वो भी औरतों के फायदे की ही चीज है कि उन पर अल्लाह ने टेस्टिमनी का बोझ कम डाला है। और ये चीज मैं अभी साबित करता हूं कि क्यों एक मर्द के मुकाबले दो औरतों की गवाही औरतों के लिए ही फायदे की चीज है। इसमें उनका नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है, और ना ही ये औरतों की डिसरिस्पेक्ट है। ठीक है, जैसा कि कुछ लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये तो औरतों की डिसरिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये औरतों के लिए ही फायदे की चीज है। मैं अभी ये साबित करता हूं। तो रसूल अल्लाह इस हदीस में कुरान की चैप्टर 2 वर्स 282 को एविडेंस के लिए यूज करते हैं, यह बताने के लिए कि औरतों की अकल का नुकसान क्या है। एंड इस आयत में लिखा है कि अगर तुम एक दूसरे से कोई लेन देन का मामला करो तो उसको लिख लिया करो, और विटनेसेस के लिए दो मर्दों को बुलाओ, और अगर दो मर्द ना हो सकें तो एक मर्द और दो औरतों को ले आओ, ताकि अगर एक औरत भूल जाए तो दूसरी उसको याद दिला सके। अब इस आयत को लाके अक्सर हिंदूज एंड क्रिश्चियन ये सवाल करते हैं कि जी देखो, औरतों के दिमाग को तो आधा कहा गया है क्योंकि एक मर्द के मुकाबले दो औरतों की गवाही एक्सेप्टेबल होगी, तो लिहाजा उनकी जो अकल है वो आधी है। तो असल में आधा दिमाग उनका है जो लोग ये सवाल करते हैं। क्योंकि किसी एक की गवाही कबूल नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच नहीं बोलता है या रिलायबल नहीं है या उसका दिमाग आधा है या वो सच बोल ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसे वाकयात इस्लाम में एंड हदीसों में मौजूद हैं जहां एक मर्द की गवाही भी कबूल नहीं की गई। जैसे सही अल बुखारी 47 नंबर हदीस में आता है कि एक साहबा ने अपनी वाइफ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने अपनी वाइफ को किसी दूसरे आदमी के साथ देखा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एविडेंस लाओ वरना तुमको तुम्हारी कमर पर कोड़े पड़ेंगे। उसके बाद साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह, एक मर्द अपनी वाइफ को किसी दूसरे आदमी के साथ पकड़े और वो विटनेसेस तलाश करे, ये कैसे पॉसिबल है? तो रसूलुल्लाह कहते रहे कि चार गवाह लाओ वरना सजा मिलेगी, गवाह लाओ वरना सजा मिलेगी। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि एक मर्द की गवाही कबूल ही नहीं हुई जब तक वो चार गवाह ना लाए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मर्द में 25% ब्रेन होता है या मर्द रिलायबल नहीं है?
ऑब्वियसली नो। गवाही कबूल ना होने का मतलब ये नहीं है कि आपका ब्रेन आधा है या 25% है। इस्लाम ने जो रूल दिया है गवाही का, उसके हिसाब से ही गवाही कबूल होगी, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। जितने इस्लाम ने गवाह कहे हैं उतने ही होंगे, तभी गवाही कबूल होगी, वरना नहीं होगी। अब कुछ लोग कहेंगे ठीक है, लेकिन इस आयत में अल्फाज हैं कि अगर एक औरत भूल जाए तो दूसरी उसको याद दिला दे। तो क्या इसका मतलब यह है कि औरतें ज्यादा भूल सकती हैं मर्दों के मुकाबले? तो इसका जवाब है जी हाँ। इस आयत में एंड इस हदीस में दोनों में भूलने से मुताल्लिक ही अकल का नुकसान बताया गया है कि एक औरत के चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो किसी चीज को भूल जाए एक मर्द के मुकाबले में। तो यहां भूल जाने का ही जिक्र है इस हदीस में भी और इस आयत में भी, दोनों में भूल जाने को ही कहा जा रहा है। यह नहीं कहा जा रहा है कि औरत की अकल आधी है या कम है, बल्कि बताया जा रहा है कि उसकी अकल में एक नुक्स है, नुकसान है, और वो नुकसान इस कुरान की आयत में बताया गया है। और वो ये है कि औरतें भूल जाएं इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये बताया जा रहा है इस कुरान की आयत में। तो अब सवाल ये आएगा कि क्या इसके एविडेंसेस मौजूद हैं कि औरतें मर्दों के मुकाबले ज्यादा भूल सकती हैं? और मोर इंपॉर्टेंटली, क्या इसके एविडेंसेस मौजूद हैं कि औरतें मर्दों के मुकाबले सिंपल सिंपल चीजें भी भूल सकती हैं? तो इसका जवाब है यस, देयर आर एविडेंसेस। अब मैं आपको एक एक करके एविडेंसेस दिखाता हूं, जिसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि क्या इस आयत में कोई गलत बात लिखी है, बल्कि इस आयत में औरतों के फेवर में, उनके फायदे के लिए बात लिखी है। एविडेंसेस दिखाने के बाद आप खुद तय कीजिएगा। तो औरतों की जिंदगी की कई स्टेजेस में वो मोर लाइकली होती हैं मर्दों के मुकाबले कि वो चीज़ें भूल जाएं। जब एक फीमेल को पीरियड्स आने वाले होते हैं तब भी इसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि वो कुछ चीज़ें भूल जाए। एंड औरतों के पीरियड्स में औरतों को काफ़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। औरतों के लिए प्रॉब्लम सिर्फ पीरियड्स नहीं है, बल्कि उससे पहले के दिन भी हैं। रिसर्चेस में पाया गया है कि 80 to 90% से ज़्यादा औरतों ने कभी ना कभी प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स एक्सपीरियंस करे हैं, जिसमें से कुछ औरतों ने माइल्ड सिम्टम्स एक्सपीरियंस करे हैं एंड कुछ ने ऐसे सिम्टम्स एक्सपीरियंस करे हैं जिसकी वजह से उन्हें अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, यानी वर्क और स्कूल को स्किप करना पड़ा। और इन सिम्टम्स में फिजिकल एंड इमोशनल डिस्कम्फर्ट भी शामिल है। जैसे फीमेल को इन प्री मेंस्ट्रुअल डेज में डिप्रेशन होता है, टेंशन होती है, एंजाइटी, एंड वुमेन को सैडनेस भी फेस करनी पड़ती है प्री मेंस्ट्रुअल डेज में। एंड वी नो डिप्रेशन एंड टेंशन डायरेक्टली आपकी मेमोरी को इफेक्ट करते हैं। जब आप डिप्रेशन में होते हो, जब आप टेंशन में होते हो, तो ऐसे में आप चीज़ें भूल जाओ, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लिप। Hard to manage, but the stress hormones get released. It activates that part of the brain. And memory becomes difficult because तो फीमेल्स की एक बहुत बड़ी तादाद को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी पीएमएस को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें फिजिकल एंड इमोशनल डिस्कम्फर्ट से गुजरना पड़ता है। मूड स्विंग्स, सैडनेस, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी वुमेन्स को फेस करनी पड़ती है। और साथ ही साथ पीरियड से पहले फीमेल्स को ब्रेन फॉग भी होता है। ब्रेन फॉग यानी सिंपल सिंपल चीज़ों को करने में मिस्टेक करना या भूल जाना और सही सही से चीज़ों को समझ ना पाना, ईटीसी। और भी सिम्टम्स होते हैं पीएमएस के। तो इस पीएमएस की वजह से वुमेन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनको कुछ टाइम अपना काम छोड़ना पड़े या वो कुछ चीज़ें भूल जाएं। इट्स नेचुरल, इट्स रियल, कोई इसको डिनाई नहीं करता है। तो देखा आपने, औरतों के भूल जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं किसी मर्द के मुकाबले। अब मैं चाहूँ तो ये वीडियो यहीं एंड कर सकता हूँ, क्योंकि कुरान की इस आयत को सही साबित करने के लिए मुझे ये एविडेंसेस नहीं दिखाने थे कि जी औरतों में इंटेलिजेंस कम होती है, बल्कि इस आयत में भूल जाने के खतरे की तरफ इशारा किया गया है। तो अगर मैंने ये साबित कर दिया कि एक वुमेन के लिए ये चीज़ ज़्यादा लाइकली है कि वो भूल जाए मर्द के मुकाबले, तो ये आयत करेक्ट साबित हो गई। तो मैं चाहूँ तो ये वीडियो यहीं एंड कर सकता हूँ, लेकिन अभी वीडियो एंड नहीं होगी, क्योंकि अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वुमेन ज्यादा प्रोन होती है भूल जाने के उनकी लाइफ की कई स्टेजेस में। अभी तक जो बात हो रही थी वो पीएमएस की हो रही थी कि पीएमएस की वजह से इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि औरतें चीज़ें भूल जाएं। लेकिन पीएमएस की एक और एक्सट्रीम फॉर्म भी होती है जिसको प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक सिंड्रोम कहा जाता है, यानी पीएमडीडी। और ये 3 से 8% फीमेल को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और ये एक तरह का डिप्रेशन ही आप समझो, इट्स अ फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। क्लिप। About 5% of people with PMS have significant PMS, what we might even call a premenstrual dysphoric disorder. It's a form of depression. और आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा भी क्या ही हो जाता होगा, पीरियड्स ही तो हैं।
तो इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाएं कि बहुत सारी औरतों ने सुसाइड अटेम्प्ट्स किए हैं इस पीएमडीडी के चलते। बीबीसी ने कुछ फीमेल्स का इंटरव्यू किया है, सुनिए उन्होंने क्या कहा, उनको कैसा लगता है जब उनके पीरियड स्टार्ट्स होते हैं। तो क्लिप। Many times I have not wanted to be alive. I've probably got 2 weeks of this. Depression, anxiety, suicidal thoughts. Feel like I want to die. Hopeless and lost and debilitating, tiring. this is every single month that this happens, and it's all to do with my periods. सो पीएमडीडी काफ़ी सीरियस चीज़ है, इसमें सिम्टम्स काफ़ी सिवियर होते हैं, भूल जाना, सिवियर डिप्रेशन, सिवियर एंजाइटी। तो पीएमडीडी के चलते भी वुमेन्स चीज़ें भूल जाएं, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। वुमेन्स की ज़िंदगी के एक और मरहले में वो ज़्यादा लाइकली हो जाती हैं कि वो चीज़ें भूल जाएं, भूलने लगें। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तब उनका शरीर कई हार्मोनल चेंजेस से गुजरता है। एंड गेस व्हाट, काफ़ी रिसर्चेस ने ये सजेस्ट किया है कि प्रेगनेंसी में भी इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि लेडी छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगे। इस फिनोमेना को मोमनीशिया या बेबी ब्रेन कहा जाता है। इसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए छोटी छोटी चीज़ें याद रखना मुश्किल हो जाता है, मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेन फॉग होता है, नेम्स एंड वर्ड्स ठीक से याद नहीं हो पाते हैं। एंड ये चीज प्रेगनेंसी में औरतों में बड़ी कॉमन हो जाती है। क्लिप। Trickier. That's because many pregnant people experience a foggy memory that can last for years after the pregnancy ends. A 2012 study compared 19 years of research and found that pregnancy brain is a real measurable phenomenon that affects memory in a very specific way. और ये फॉरगेटफुलनेस, भूल जाने की आदत चाइल्ड बर्थ के कई साल बाद तक रह सकती है। और चाइल्ड बर्थ के बाद भी एक मदर पूरी तरह अपने बेबी के केयर में लग जाती है। एंड स्टडीज में पाया गया है चाइल्ड बर्थ के बाद मदर के ब्रेन में चेंजेस आते हैं। सम से इट इज़ बिकॉज अब मदर को चिल्ड्रन के सर्वाइवल के लिए काम करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ख्याल रखना है, वगैरह वगैरह। प्रेगनेंसी में भी एंड प्रेगनेंसी के बाद भी इसके चांसेस बहुत हाई होते हैं कि एक वुमेन छोटी छोटी चीज़ें भूल जाए, जैसे कि स्टडीज़ इंडिकेट करती हैं। और सुने, जैसे जैसे एक वुमेन एज करती है उनकी ओवरीज काम करना स्लो कर देती हैं। एंड एज के साथ साथ उनकी ओवरीज कम एग्स प्रोड्यूस करती हैं एंड एक टाइम के बाद बिल्कुल रुक जाती हैं। इसको मेनोपॉज कहते हैं। जब एक औरत को पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं तो इसको मेनोपॉज कहते हैं। और मेनोपॉज से पहले की स्टेजेस को मेनोपॉजल ट्रांजिशन कहा जाता है। जब औरत धीरे धीरे मेनोपॉज की तरफ जा रही होती है, इसको मेनोपॉजल ट्रांजिशन कहते हैं। और ये ट्रांजिशन फीमेल की एज बढ़ने के साथ साथ शुरू हो जाता है और इसको एंड होते होते 7 से 14 साल लग सकते हैं। और रिसर्चेस में पाया गया है कि इस मेनोपॉज के ट्रांजिशन के दौरान भी वुमेन्स को चीज़ें याद रखने में डिफ़िकल्टीज, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये जस्ट कुछ ख्याली पुलाव नहीं है, इसके लिए काफ़ी एविडेंसेस मौजूद हैं कि वाकई वुमेन्स जैसे जैसे इस मेनोपॉजल ट्रांजिशन से गुजरती हैं उनको मेमोरी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। क्लिप। Because studies have followed large groups of women prospectively, meaning forward in time, as they transition from being premenopausal to being postmenopausal. And these women have performed objective tests of their ability to concentrate, to remember, to hold things in memory. And these studies have shown that there is, in fact, a measurable change in their cognitive performance on certain tests as they transition through the menopause. तो इस स्टेज में भी वुमेन ज़्यादा लाइकली हैं कि वो चीज़ें भूल जाएं मर्दों के मुकाबले। और ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये मर्दों के साथ नहीं है, सिर्फ औरतों के साथ हैं। इसी वजह से ये आयत करेक्ट है एंड और इसमें औरतों के हक के लिए ही बात कही गई है। तो इन सब फैक्टर्स को आपने देख ही लिया जिसकी वजह से एक वुमन ज़्यादा लाइकली है कि वो कोई चीज़ भूल जाए मर्दों के मुकाबले। लेकिन कुछ इलनेसेस भी मौजूद हैं जो ज़्यादा औरतों को ही होते हैं, जिनमें ये सब फैक्टर्स भी अपना अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे रिसर्चेस में पाया गया है कि औरतों में मर्दों के मुकाबले डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा होते हैं। And I'm here to talk about these differences because they actually matter for our health. For example,
women are more likely than men to be diagnosed with an anxiety disorder or depression. और कई सारी स्टडीज में ये भी पाया गया है कि वुमेन्स में एंजाइटी के केसेस भी मर्दों से ज्यादा होते हैं। एंड हम जानते हैं कि डिप्रेशन एंड एंजाइटी आपकी मेमोरी को इफेक्ट करते हैं। डिप्रेशन में, एंजाइटी में आप चीज़ों को भूल जाओ, छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस ना कर पाओ, याद ना रख पाओ, ये बड़ा ही कॉमन हो जाता है इन इलनेसेस में। तो यहाँ भी एक औरत भूल जाए, इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक और ब्रेन डिसऑर्डर है जो उम्र के साथ साथ होता है, और ये डिसीज़ भी ज़्यादा वुमेन्स को ही होता है, जिसको अल्जाइमर्स डिसीज़ कहते हैं। इस डिसीज़ में होता ये है कि धीरे धीरे आपकी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, आपकी सोचने समझने की स्किल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, भूलने लग जाते हो। ये डिसीज़ समय के साथ साथ प्रोग्रेस करता है और वर्स होता जाता है। ये डिसीज़ भी भूलने से रिलेटेड ही है, और ये डिसीज़ भी ज़्यादा वुमेन्स को ही होता है। क्लिप। Women are more likely than men to have Alzheimer's disease. Alzheimer's disease is the most common cause of dementia on the planet, affecting close to 6 million people in the United States alone. But almost 2/3 of all those people are actually women. So for every man suffering from Alzheimer's, there are 2 women. यानी जितने लोगों को अल्जाइमर्स डिसीज है तो उनमें से एक मर्द है और 2 औरतें हैं। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वुमेन्स मोर लाइकली हैं कि वो भूल जाएं। तो इन सब डिफरेंसेस के पीछे रीजंस जो भी हो, ये सब देखने के बाद हम ये ज़रूर कंक्लूड कर सकते हैं कि मर्द एंड औरतों में काफ़ी फ़र्क होता है। वहीं औरतों के चांसेस किसी भी चीज़ को भूल जाने के ज़्यादा होते हैं मर्दों के मुकाबले। तो मेरे हिसाब से इतने एविडेंसेस काफ़ी होंगे इस आयत को और हदीस को सही साबित करने के लिए। और इस हदीस में रसूलुल्लाह औरतों की इंटेलिजेंस को कम नहीं कह रहे थे, मीनिंग वो ये नहीं कह रहे थे कि औरतें पढ़ लिख नहीं सकती या वो रिलायबल नहीं है, बल्कि इस हदीस में यही बताया जा रहा है कि अल्लाह ने औरतों की बनावट को देखकर उनके लिए उनके दीन को आसान कर दिया। जैसे पीरियड्स में उनके लिए नमाज रोज़ों की माफ़ी है, ठीक उसी तरह औरतों के भूल जाने के चांसेस ज़्यादा होने की वजह से अल्लाह ने उनके ऊपर विटनेसेस का बोझ नहीं डाला। ये वाला काम भी अल्लाह ने उनके लिए आसान कर दिया। बाकी इसका ये मतलब नहीं है कि औरतें रिलायबल नहीं होती हैं या उनकी इंटेलिजेंस आधी होती है, ऐसा नहीं है। अच्छा, वन फाइनल क्वेश्चन ये आ सकता है कि सपोज कोई औरत है एंड हमको पता है कि ये औरत मर्दों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट औरत है, एंड इनको इस टाइम कोई मेमोरी प्रॉब्लम्स भी नहीं है, तो क्या अब इनकी अकेली की गवाही मानी जा सकती है? तो इसका जवाब यह है कि हर फील्ड में औरत की गवाही आधी नहीं है। जी हाँ, मिसाल के तौर पर अगर एक औरत रसूलुल्लाह की कोई हदीस बयान करे तो उसकी गवाही मर्द के बराबर ही है। ऐसा कोई रूल नहीं मिलेगा आपको कि किसी औरत की हदीस एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि वो औरत है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट औरतों को तो काफ़ी ट्रस्टवर्दी माना गया है। कई स्कॉलर्स के द्वारा अल-ज़हाबी लिखते हैं कि मैं किसी झूठी नैरेटर के बारे में नहीं जानता और ना ही किसी ऐसी औरत के बारे में जानता हूँ जिसको स्कॉलर ने छोड़ दिया हो, यानी उसकी हदीसों को एक्सेप्ट ना किया जाता हो। ऐसी उनकी नज़र में कोई औरत नहीं है। एंड अल-शौकानी लिखते हैं कि किसी भी स्कॉलर ने किसी औरत की रिपोर्ट को सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि वो औरत है, यानी एक औरत की गवाही पूरी एक्सेप्टेबल है अगर वो रसूलुल्लाह की हदीसें बयान कर रही है तो। लेकिन अब सवाल यही आएगा कि क्या फाइनेंशियल मैटर में किसी एक अकेली औरत की गवाही कबूल की जा सकती है अगर वो औरत दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट औरत हो तो क्या एक औरत की गवाही कबूल होगी फाइनेंशियल मैटर में अगर वो सबसे इंटेलिजेंट हो तो इसका जवाब ये है कि गवाही का इंटेलिजेंट होने से या ना होने से कोई लेना देना नहीं है। इसका ताल्लुक अल्लाह के रूल से है, अल्लाह के हुक्म से है। तो जब अल्लाह ने रूल बना दिया कि किसी जगह 4 गवाह चाहिए तो उस जगह 4 ही गवाह चाहिए होंगे, एक भी कम नहीं चलेगा। अगर एक भी गवाह कम होगा तो उन तीनों गवाहों को भी झूठा समझा जाएगा और उनको सज़ा मिलेगी। जैसे एक हज़रत उमर के टाइम में केस हुआ, एक शख्स ने अडल्ट्री कर ली थी। अब उनके खिलाफ 3 लोगों ने गवाही दे दी, तीनों मर्द थे, तीनों ने कहा हमने देखा है इनको ये गलत काम करते हुए। लेकिन इस्लामिकली अडल्ट्री पर गवाही जब ही एक्सेप्टेबल है जब 4 गवाह मौजूद हों। लेकिन इस केस में खाली 3 मर्द गवाह थे, तो हज़रत उमर ने तीनों मर्दों को सज़ा दी और माफ़ी मांगने का ऑर्डर दिया। तो इस केस में हमने देखा कि 3 मर्दों की गवाही भी कबूल नहीं की गई क्योंकि अल्लाह ने 4 गवाह तय किए हुए हैं और ये लोग 3 थे, एक कम था।
तो हम लोग अपनी तरफ से गवाह कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। गवाह जितने अल्लाह ने तय किए हैं उतने ही चाहिए जब ही एक्सेप्टेबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों झूठ बोल रहे थे या इंटेलिजेंट नहीं थे। इसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से नहीं है। चाहे ये तीनों मर्द दुनिया के सबसे सच्चे और इंटेलिजेंट शख्स भी होते, तब भी इन तीनों की गवाही को एक्सेप्ट ना किया जाता, क्योंकि अल्लाह ने 4 का ऑर्डर दिया है। तो गवाही का ताल्लुक आपके मर्द और औरत होने से नहीं है। बात ये मैटर करती है कि अल्लाह ने कितने गवाहों को एक्सेप्टेबल माना है। अच्छा, सही अल बुखारी 47 में तो आता है कि रसूल अल्लाह ने एक सहाबा की गवाही को एक्सेप्ट नहीं किया था। रसूल अल्लाह ने कहा 4 गवाह लाओ वरना कमर पर कोड़े लगेंगे। तुमने अपनी वाइफ पर झूठा इल्जाम लगाया अगर तुम्हारे पास गवाह नहीं है तो अल्लाह ने जिस काम के लिए जितने गवाह तय कर दिए उतने ही गवाह चाहिए होंगे, तभी गवाही एक्सेप्टेबल है, वरना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सहाबा इस हदीस में अपनी वाइफ पर झूठा इल्जाम लगा रहे थे या उनकी अकल आदी थी, ऐसा नहीं है। तो ठीक उसी तरह जिस तरह इस केस में 3 मर्दों की गवाही को कबूल नहीं किया गया क्योंकि अल्लाह ने 4 का ऑर्डर दिया है, अल्लाह ने 4 गवाह एक्सेप्टेबल माने हैं, यहाँ इसी वजह से तीनों मर्दों की गवाही को एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि अल्लाह ने 4 गवाह का ऑर्डर दिया है। ठीक उसी तरह दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट औरत की गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी क्योंकि ऑर्डर 2 का है। इसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से नहीं है, अब इसका ताल्लुक अल्लाह के हुक्म से है। चाहे मर्द हो या औरत हो, अल्लाह के हुक्म के बाहर हम लोग नहीं जा सकते हैं।